औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर ज़ियाउल्लाह ख़ान और कॉलेज के चैनल पे आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूं और इस नेक उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों पे अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे और बिल्कुल महफूज होंगे और इबादत का सिलसिला जारी रखे हुए होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा, फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 5 को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज जो हमारा आर्टिकल है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, बेटा आपको पता है कि फोर्स दरअसल पुल या पुश करने का नाम है या किसी भी चीज़ या किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को या पोजीशन को चेंज करने का नाम भी फोर्स है। ठीक है, आप जब लेट्स सपोज किसी भी मैस एम पे कोई भी फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसको आप ऐसे लिखते हैं। तो बेटा जी, ये जो एक्सेलरेशन है ये लीनियर या इसको ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेटरी भी कह सकते हैं, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है एक प्रॉपर डायरेक्शन में क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, यानी कि उसकी एक खास एक ही डायरेक्शन होती है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि उसका एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन होता है और उसको हम कुछ इस तरह से पहले डिस्कस करके आए हैं। बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कंसेप्ट है ये हमें मिलता है सर्कुलर मोशन से। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन शो कर रहा होता है, तो वहां पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट जो है वो हासिल होता है। और अगर मैं मजीद इसकी डेफिनेशन भी यहां पे करता चलूं तो बेटा जी, जब कोई भी चीज एक स्ट्रेट पाथ पे क्या करती है, मूव करती है, और एक ऐसी फोर्स जो उस स्ट्रेट पाथ पे मूव करने वाली चीज को मजबूर कर देती है सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए, यानी कि उसकी जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, मैं अगर ये कहूं कि स्ट्रेट लाइन का जो पाथ था उसको कन्वर्ट कर दिया इसने, मैं यहां पे डेफिनेशन को थोड़ा सा शॉर्टकट करके कन्वर्ट कर दिया कौन से पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, यानी कि उसकी बेंडिंग कर दी, उसको बेंड कर दिया सर्कुलर पाथ पे। यानी यहां पे अगर आप देखें तो मैंने यही चीज जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि लेट आपके पास क्या है जी, आपने एक स्ट्रिंग ली हुई है और उस स्ट्रिंग के दूसरे सिरे पे कोई भी, इसको मैंने ब्लैक से लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको मजीद बोल्ड कर देता हूं, ठीक है। तो ये बॉडी जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैस एम की लेट बॉल मैंने जो है कनेक्ट की हुई है। तो ये देखें, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन लेट सपोज ये बॉल जो है ऐसे सीधा मूव कर रही थी, ठीक है, या ऐसे सीधा मूव करना चाह रही है, लेकिन आपका जो फिक्स्ड पॉइंट है जहां पे आप उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, आप उसको फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये बॉल एक सीधी लाइन में हरकत नहीं करती, बल्कि मैंने शो की हुई है इसकी मूव करने की डायरेक्शन, वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर देती है। तो हम कहते हैं कि एक ऐसी फोर्स जो किसी भी सीधी लाइन में हरकत करने वाले ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ यानी सर्कुलर मोशन करने पे मजबूर कर देती है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है जी, ये कुछ बातें थी
बेसिक बातें थी, ये आपको शायद समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखें तो पहली डायग्राम के अंदर मैं बात करता चलूँ, ठीक है, कि आप क्या करते हैं कि ये बॉल जो है जिसका मास m है, लेट ये क्या कर रही है बेटा जी, मूव कर रही है। मैं कहता हूं कि ये इसकी वेलोसिटी का क्या है, कंपोनेंट है, ये इसकी वेलोसिटी है, और ये जो प्रोवाइड हो रही है ये इसकी सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। अब बेटा देखें कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस बॉल को क्या करती है, सर्कुलर पाथ पे मूव करवाती है, ठीक है। अगर हम मोशन देखें इस बॉल की जो कि सर्कुलर मोशन है, तो यहां पे बेटा एक बात हमें जरूर जो है वो माइंड में रखनी चाहिए कि अगर हम इसकी वेलोसिटी को देखें, बॉल की वेलोसिटी को देखें, तो वो आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पे होती है, यानी इस पॉइंट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पे होती है, इस पॉइंट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे आएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये, यहां पे मैंने ऑलरेडी शो की हुई है, इस पे जाएगी तो ये, इस पे ऐसे। तो इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा कि पॉइंट टू पॉइंट जैसे जैसे ये बॉल मूव करती है, इसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है बेटा वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो इसका मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन जो इसकी डायरेक्शन होती है बेटा वो क्या होती है, चेंज होती है। डायरेक्शन क्या हो रही है जी, उसमें चेंजिंग पैदा हो रही है, यानी कि वो क्या हो रही है, तब्दील हो रही है, डायरेक्शन तब्दील हो रही है। अब जब डायरेक्शन इसकी तब्दील होगी तो लाजमी बात है कि इसके अंदर यानी कि बॉल की जो मोशन है उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहां से बात हमारी असल जो बातें हैं वो स्टार्ट होंगी। आप बेटा तवज्जो रखेंगे, बहुत ही अहम जो है ये आपका आर्टिकल है, और मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में इसको कंप्लीट करूं और आपको समझा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है, जहाँ पे मैं अभी आपको थोड़ा बहुत जो है एक बेस बना के ले आया हूँ। मैंने क्या कहा कि ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी, और एक और बात याद रखिएगा बेटा, इससे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ये वेलोसिटी जो है ये दरअसल टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, जो टेंजेंट आप कहते हैं कि ठीक है, यानी कि ये इस सर्कुलर पाथ को किसी एक मखसूस पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है, टेंजेंट इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आपकी इस सर्कुलर पाथ पे किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो वो क्या होगी, टेंजेंट होगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो अब मैग्नीट्यूड क्या कहा मैंने, सेम रहता है, और वेलोसिटी जो है वो क्या करती है, डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, चेंज होती है। अब डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से मैंने कहा वहां पे क्या होती है, उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती। डायरेक्शन मैंने कहा, पहले भी कहा था कि जब किसी भी, यानी यहां पे वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन सेम नहीं रहती, पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन वेरी कर रही होती है, तो उसकी जो कीमत होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि वो तब्दील होती रहती है। और इसी वेरिएशन की वजह से वहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं वो क्या होता है, डेल v डिवाइडेड बाय डेल t, यानी कि ये जो वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम चेंज आ रहा है, यानी कि आपकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैंने यहां पे प्रोड्यूस होने वाला ईच पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन की चेंजिंग की वजह से मैंने कहा लेट वहां पे जो एक्सेलरेशन आता है वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो आपके पास एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डेल v डिवाइडेड बाय क्या है, डेल t। तो ये एक वैल्यू आपके पास आ गई। इसी तरह से बेटा अब मैंने एक दूसरी डायग्राम जो है आपके सामने बनाई हुई है, थोड़ा सा आप इसको भी देखें, एक क्लियर पिक्चर जो है आपके सामने है।
और मजीद आप कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट हासिल करने के लिए कि मैंने क्या कहा है कि लेट्स सपोज वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो बॉल है वो मूव कर रही है, जब वो यहां पे पॉइंट बी पे थी तो लेट्स सपोज वो मूव कर रही थी और उसकी वेलोसिटी जो है वो v1 थी, ठीक है। और बी पॉइंट से जब वो सी पॉइंट पे पहुंची तो लेट्स सपोज कि उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है बेटा, v2 है, ठीक है। और अभी मैंने यहां पे आपको एक बात बताई है कि ये वेलोसिटी दरअसल टेंजेंट है। टेंजेंट याद रखिएगा बेटा, टेंजेंट क्या होता है कि जो टेंजेंट की लाइन होती है वो आपके सर्कस के रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, यानी टेंजेंट और रेडियस के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये मैंने आपको वादे करके दिखा भी दिया है। तो ये दोनों क्या होते हैं, मैं वहां पे भी मजीद भी बता देता हूं आपको कि जो ए बी है आपका, ठीक है, वो यहां पे लेट्स सपोज ए बी लाइन है, ये परपेंडिकुलर है v1 पे, और फिर जो ए सी लाइन है ये परपेंडिकुलर है v2 यानी कि v2 वेलोसिटी पे। तो ये वेलोसिटीज क्या है, रेडियस के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। एक बात आपने ये याद रखनी है। इसी तरह से अब आपको नजर आ रहा होगा कि बी पॉइंट से सी तक जब वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करके जाता है, तो लाजमी बात है वो क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है, और उसको हमने नाम भी देना है, लेकिन अभी मैं नाम नहीं दे रहा, ठीक है। इसको आगे जाके हम इंशाल्लाह जो है उसको देख लेंगे, लेकिन अभी तक हम इसको नाम नहीं देते, क्योंकि अगर हमने नाम दे दिया तो फिर हमें उसको भी यहीं पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं इस चीज को थोड़ा आगे जाके एक्सप्लेन करूं, ठीक है। तो लेट्स सपोज बेटा ये जो एंगल यहां पे बन रहा है इसको मैं कह देता हूं थीटा, यानी कि यहां पे एंगल BAC जो है वो आपके पास इक्वल टू थीटा है। तो ये चीज आपके सामने है। अब बेटा देखें कि v1 की डायरेक्शन और v2 की डायरेक्शन में, अगर इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने मैं एक इसको ट्राइंगल बना देता हूं जी आपकी आसानी के लिए। ये एक ट्राइंगल बन गई, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई, ABC ट्राइंगल हमारे पास बन गई। अब देखें इसी चीज को मजीद आसानी के लिए या अपने कंसेप्ट्स को मजीद क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसी चीज की ये जो हमारे पास v1 और v2 वेलोसिटीज हैं, इनके जो वेक्टर हैं वो मैं ड्रॉ करके एक और जो है ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स सपोज वो जो और ट्राइंगल ड्रॉ होती है उसको मैं इसी की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मेरे पास पहले से वेक्टर है, मैं उसी डायरेक्शन में उनको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये लेट्स सपोज v1 था और इधर हमारे पास v2 है, तो इसको हम v2 कह देते हैं। और हेड टू टेल रूल के मुताबिक लेट मेरे पास ये जो रिजल्टेंट आता है इसको मैं डेल v अपनी तरफ से नाम दे देता हूं। हेड टू टेल रूल के मुताबिक मेरे पास लेट ये चीज आ गई। अब देखें बेटा ये v1 है और ये v2 है और ये डेल v है और यहां पे एंगल बन रहा है। लेट इसको मैं क्या कह देता हूं, क्यों, इस पॉइंट को p कह देता हूं और इसको r कह देता हूं, ठीक है। अब याद रखिएगा कि ये जो चीज है, यानी कि ये सिंपल मैंने इसी के दो वेक्टर को यूज करते हुए मैंने ये वाली ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ किया। अब ये दोनों ट्राइंगल्स को मैं क्या करता हूं, एक ये चीज आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि मैंने क्या किया है, v1 वेलोसिटी का वेक्टर ड्रॉ किया है, v2 वेलोसिटी का वेक्टर ड्रॉ किया है, और अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल मैंने उनको रिजल्टेंट जो है उसको अपनी तरफ से डेल v का नाम दे दिया आसानी के लिए, जो कि मैंने डेरिवेशंस के अंदर यूज करनी है। अब इन्हीं दो, ये जो मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल PQR, अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करके लिखता हूं, यानी कि इकट्ठा ड्रॉ कर देता हूं, वो भी मैं इनका पिक्चर आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये v1 हो गया, ये v2 और ये डेल v। इसी तरह से इसको बढ़ाएं और इसको भी बढ़ाएंगे तो ये चीज आ जाएगी। इसको आपने क्या बोला था, ये फिर आपका पॉइंट, वो सेंटर इसका ये A, और इसी तरह से ये आपके पास B और ये C, और ये एंगल एक इधर इसका
और एक एंगल इसका। ये दोनों की इकट्ठी जो है वो मैंने आपके सामने जो पिक्चर है वो दिखाने की कोशिश की है। हो सकता है मुझसे जिस तरह बुक पे है या इस तरह से ना बन रही हो, लेकिन आपने इसको जब ट्राई करना है तो आपने लाजम बात है स्केल्स के मुताबिक करना है, तो इस वजह से आप बेहतर बना पाएंगे, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है जी। अब इसका जो था ये वाला, ये हमारे पास रेडियस था, ये भी रेडियस था, और इस चीज को हमने इस तरह बोला था। अब देखें कि अगर हमारे पास, क्योंकि ये जो ट्राइंगल बनी थी इसी को ही देख के हमने सेम एज इट इज ये ट्राइंगल बनाई PQR, यानी इस ट्राइंगल का ये ट्राइंगल क्या है, अक्स है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं, सेम हैं, बराबर हैं। और ये ट्राइंगल जो होती है, क्योंकि देखें इसका ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों रेडियस हैं, और लाजिम बात है कि रेडियस तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे रेडियस होता क्या है कि ओरिजिन से लेकर किसी भी रेफरेंस पॉइंट तक का, यानी सरकमफ्रेंस तक का जो फासला होता है, ठीक है, सरकमफ्रेंस तक का फासला होता है उसको आप रेडियस बोलते हैं। तो ये रेडियस किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, सेम रहता है। तो ये दोनों साइडें इस ट्राइंगल की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और बेटा ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें आपस में इक्वल हों तो उसको आप बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। क्या बोलते हैं जी, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें आपस में क्या हों, बराबर हों, तो उसको आप बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। और लाजमी बात है कि ये ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस है तो ये ट्राइंगल भी क्या होगी, क्योंकि हमने वही चीज लेके सेम उसी चीज को देखते हुए हमने, तो ये भी आइसोसेलेस है। यानी ये ट्राइंगल ऊपर वाली जो हमारे पास थी जिसको हमने नाम दिया था ये ABC है, इसको लेट PQ और R का नाम दिया हुआ है। ठीक है जी। तो ये ट्राइंगल भी आपके पास आइसोसेलेस है, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में आइसोसेलेस हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों की साइडें भी आपस में बराबर हैं और दोनों के जो एंगल्स हैं वो भी क्या है, आपस में बराबर हैं। यानी जितना इसका एंगल है उतना ही उसका एंगल है, दोनों का ये वाला एंगल भी बराबर। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि एंगल ऑफ BAC इक्वल टू एंगल ऑफ QP और R। ठीक है जी, ये दोनों एंगल्स आपके क्या हैं, सेम हैं। और इसी तरह से साइडें ऑलरेडी जो है मैं आपको बता चुका हूं कि वो क्या है, इसकी सेम है। तो अब बेटा यहां से, क्योंकि हमारा मकसद था सेंट्रीपिटल फोर्स को मालूम करना, और लाजिम बात है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज को क्या है, हमारा मकसद है इन दोनों को फाइंड आउट करना, यानी कि हमें सेंट्रीपिटल फोर्स का भी कोई रिजल्टेंट फार्मूला निकालना है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है। तो उम्मीद करता हूं बेटा अभी तक आपको समझ आई होगी, इतनी मुश्किल बातें मैंने नहीं की, सिंपल बातें की हैं। दो ट्राइंगल्स को जिनको मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं कि ट्राइंगल ABC को हमने बराबर कर दिया है ट्राइंगल PQR के, यानी ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, यानी कि जो उसका एंगल है और दूसरी का एंगल है वो दोनों एंगल्स भी बराबर हैं और दोनों की साइडें भी आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इस तरह से बेटा अब जो आगे हमने काम करना है एंगल्स के हवाले से तो काम हमारा हो गया। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि दोनों साइडें अगर इस ट्राइंगल की भी और इस ट्राइंगल की भी, या इसकी इन दोनों की साइडें आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि हम अगर एक ट्राइंगल की दो साइडों के दरमियान रेशो लें तो वो दूसरी ट्राइंगल की दो साइडों के दरमियान रेशो के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, क्योंकि दोनों की साइडें हैं ही बराबर, दोनों इक्वल आपकी ट्राइंगल्स हैं, यानी उनकी हर एक चीज जो है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो अगर हम एक ट्राइंगल की दो साइडों के दरमियान जो रेशो लें तो वो दूसरी ट्राइंगल की दो साइडों के दरमियान जो रेशो आएगी उसके बराबर आएगी। ठीक है, तो लेट्स सपोज यहां पे हम जो रेशो ले रहे हैं वो डेल V डिवाइडेड बाय V। अच्छा, एक और बात जो है यहां पे आपको बताने वाली थी जो मैंने नहीं बताई, इस रिजल्ट को लिखने से पहले मैं आपको वो क्लियर करता चलूं कि बेटा देखें, आपने शुरू में कहा था कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम रहता है। चेंज क्या होती है, जस्ट डायरेक्शन में चेंज आती है,
यानी मैग्नीट्यूड इसका सेम है। अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है तो हम इसमें लिख सकते हैं या इसमें लिख सकते हैं कि जो v1 है वो बराबर है v2 के, या इनको हम v कह सकते हैं। बेटा देखें, अगर ये वाली जो हमारी वेलोसिटी है यहां पे भी इसकी कीमत और इस पॉइंट पे भी इसकी कीमत, और हमने कहा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो इसका मतलब है जैसे जैसे ये सर्कुलर पाथ मूव करती जाती है, सर्कुलर पाथ शो करते हैं, हर पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो इसलिए मैंने ये v1 और v2 इन दोनों को क्या कह दिया कि v1 बराबर आ जाएगा v2 के, और नॉर्मली मैं इसको v कह देता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो यहां पे क्या रहता है, सेम रहता है। अच्छा, इसी तरह से फिर यहां पे मैं लिखने जा रहा था कि अगर मैं दो साइडों के दरमियान में, लेट मैं इसकी दो साइडें, एक ले लेता हूं डेल v और दूसरी ले लेता हूं v, ठीक है, इक्वल। अब इसकी ये ली है साइड, तो अब इसकी भी वही साइड लेते हैं, लेट इसकी बी सी ओवर क्या ले लेते हैं, और ले लेते हैं। ठीक है जी, अब ये दो साइडें हमने क्या की, ले ली। अब बेटा देखें, यहां पे एक छोटी सी बात समझने वाली है जो मैंने आपको समझानी है, वो ये है कि अब यहां पे बी सी जो साइड है वो हमारे पास एक 2 पॉइंट के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। मैं अगर आपके सामने वो भी ड्रॉ कर दूं, ठीक है, यानी जो बी से सी तक पॉइंट है वो ऐसे आर्क है, यानी ये वाला, जब मैं एक और लाइन से शो कर देता हूं कलर से ये, ताकि आपको सही समझ आ जाए, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। अच्छा, डेल वी, ठीक है जी, हेड टू टेल रूल की मदद से ये भी यहां पे एक स्ट्रेट लाइन आई। अब यहां पे बी सी जो है, यानी ये बी सी तक जो आपकी बॉल ने क्या किया था, मूव किया था, तो वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि क्या है जी, आपके पास एक आर्क लेंथ आती है, यानी एक आर्क टाइप, कर्व टाइप चीज जो है वो आती है। तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे, इसके लिए सिंपल हमारे पास क्या है कि हम इसका कोई पॉइंट या वो पॉइंट देखेंगे जो स्मॉल टाइम के लिए होगा, यानी कि यहां पे हम इसको ऐसे स्मॉल पैचेस में, जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने किया कि किसी भी छोटी सी टाइम की वैल्यू के लिए यहां पे अगर इसके डिस्टेंस को देखेंगे तो वो डिस्टेंस आर्क टाइप नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, स्ट्रेट होगा, यानी हमारा मकसद वहां पे पूरा हो जाएगा। और वो मकसद कब पूरा होगा, जब हम इस सिचुएशन में डेल टी जो है वो अप्रोचेस टू जीरो, इस तरह लिखेंगे। यानी जब हम इस तरह से लिखेंगे तो उस वक्त, अब मैंने कहा था कि यहां पे मैं डिस्टेंस को नाम नहीं दे रहा, इसी वजह से मैंने यहां पे ये जो बी से सी तक आपने डिस्टेंस कवर करवाया था, इसको मैंने नाम नहीं दिया। रीजन यही थी कि मैंने आपको ये कंसेप्ट देना था कि बेटा जब आप इसको यहाँ पे डिस्टेंस का नाम दे देते हो तो वो आपके पास डिस्टेंस नहीं, बल्कि वो जो लेंथ आती है वो आर्क टाइप आती है। तो आर्क टाइप से हमने तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो डिस्प्लेसमेंट आर्क टाइप तो नहीं होता, तो इस वजह से हम उसको वेरी वेरी स्मॉल टाइम के लिए जब हम देखेंगे तो हमारे पास उसकी जो छोटी सी वैल्यू आएगी डिस्टेंस की, वो वैल्यू स्ट्रेट आएगी, यानी कि वो इस सीधी लाइन से मिलती जुलती होगी। ठीक है, तो तब जाके हमारा जो पर्पस होगा वो पूरा होगा। तो इस वजह से बेटा यहां पे बी सी को मैं यहां पे लिख सकता हूं कि बी सी जो मेरा डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली बी सी कर्व, ये देखिए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कि जो बी से सी तक मेरा डिस्टेंस है वो मेरा बी सी डिस्टेंस नहीं बल्कि बी कर्व है, और ये तकरीबन एक दूसरे के बराबर आएगा। कब, जब हमारे पास हम उसको एक छोटी सी टाइम की वैल्यू के लिए देखेंगे। तो अब बेटा मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि डेल वी डिवाइडेड बाय वी इक्वल टू बी सी की जगह पे अब मैं यहां पे एस लिख सकता हूं। ठीक है जी, क्यों लिख सकता हूं मैंने आपको रीजन बताई है। अब मैं इस एस को, यानी कि ये जो मेरा एस है ये मेरा इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस है,
यानी कि इसके दौरान किसी भी एक पॉइंट के लिए और उस पॉइंट पे टाइम की बहुत ही थोड़ी वैल्यू के लिए जो मेरा एक थोड़ा सा स्ट्रेट डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको मैं पिक कर रहा हूं, यानी कि ये डिस्टेंस पर यूनिट टाइम की बात हो रही है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू फॉर टाइम। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एस ओवर क्या हो जाएगा आर। ठीक है जी, यहां पे मैं बता देता हूं कि बी सी जो है उसको मैं एस पुट कर रहा हूं। ठीक है बेटा जी, अब देखिएगा, अब यहां पे जो है आप क्या करें, डेल वी को जो है वो अलग कर लें। ठीक है, यहां से जब आप डेल वी को इधर रहने दें और ये v इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये s ओवर और आ जाएगा। अब आपके पास डेल v की वैल्यू जो है बेटा जी वो हासिल हो गई। शुरू में आपने एक रिलेशन लिखा था और वो था एक्सेलरेशन का रिलेशन, और उसमें आपने कहा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाय क्या होता है, डेल टी होता है। अब यहां पे इस एक्सेलरेशन वाले फार्मूले में जहां पे डेल वी बेटा पड़ा है, आपने सेम वहीं पे जाके इस डेल वी की क्या कर देनी है, वैल्यू पुट करनी है। जब आप इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं वो इस तरह से आते हैं। मैं इसको सॉल्व कर देता हूं यहां से, आपको समझ आ गई होगी कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कैसे इकट्ठा ड्रा करते हैं। तो अब मैंने इसको सॉल्व कर दी है। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम बेटा एक्सेलरेशन वाले फार्मूले के अंदर जाके डेल वी की कीमत को हम क्या करते हैं, वहां पे उसके अंदर पुट करते हैं, तो जो हमारे पास रिजल्ट्स आता है, मैं रिजल्ट्स लिखता हूं। अब एक चीज जाके वहां पे मैं पुट करूं फिर उसको सिंपलीफाई करूं तो ये वीडियो बड़ी लेंथी हो जाएगी, तो इस वजह से वहां पे आप जाके क्या लिखेंगे जी, जरा देखिएगा यहां पे ये चीज। जब मैं फिर कह रहा हूं कि ये डेल वी की जो कीमत आई है, आपने क्या करना है बेटा, इस डेल वी की कीमत को एक्सेलरेशन वाला जो आपने रिजल्ट निकाला था इसके अंदर मौजूद डेल वी की जगह पे आपने क्या कर देना है, पुट कर देना है। जब आप उसको पुट करेंगे तो जो आपके पास हासिल होगा वो क्या होगा, एस ओवर आर डॉट क्या आ जाएगा, v ओवर डेल टी। ठीक है जी, जब आप ये वैल्यू वहां पे पुट करेंगे तो जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो इस तरह से होंगे कि s ओवर आर मल्टीप्लाई बाय या इनटू v ओवर डेल टी। अब ये चीज आपके पास आ गई। अब देखिएगा कि बेटा आपको यहां पे फिर डायग्राम बनानी पड़ेगी छोटी सी, मैं इधर ही बना देता हूं कि लेट आपका ये जो ऑब्जेक्ट था ये यहां पे लेट जब मूव करता है तो इसका इस पॉइंट को ए कह देते हैं, और फिर ए पॉइंट से जब मूव करके जाता है बी तक, कहां पे मूव करके जाता है जी, ए पॉइंट से मूव करता है और जाता है जी आपके बी पॉइंट पे, और यहां पे एंगल जो फॉर्म होता है थीटा होता है, लेट्स सपोज। ठीक है, यानी ए से बी तक ये डिस्टेंस कवर करता है। अब ये डिस्टेंस आपका फिर वही आर्क लेंथ में आ रहा है, तो फिर आपने ये कौन सा डिस्टेंस लेना है, यानी कि वो डिस्टेंस लेना है जहां पे इसकी टाइम जो है या टाइम वाला फैक्टर अप्रोक्सीमेटली 0 को अप्रोच कर रहा है, तो फिर आप इसको कहेंगे कि ये एस है। ठीक है, यानी इसको मैं तब तक एस नहीं कह सकता, इस सारे को अगर मैं कंसीडर करूं तो मेरे पास वो जो वेक्टर्स और स्केलर्स वाला डिफरेंस है वो जो है फिर खत्म हो जाएगा। मुझे फिर उस कंसेप्ट जो है, ये मुझे वही कंसेप्ट रोक रहा है कि अगर मैं इस सारे को मेंशन करता हूं तो ये तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको डेल टी वेरी वेरी शॉर्ट यानी अप्रोक्सीमेटली उसकी वैल्यू क्या है, 0 को पहुंच रही है, तो तब उसका कोई मैं एक छोटा सा जो कवर डिस्टेंस एक यूनिट टाइम में जो हो रहा है थोड़ी सी वैल्यू के लिए वो ले रहा हूं। तो उस वक्त बेटा इस ऑब्जेक्ट जो ए से बी तक मूव करके गया, ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करके गया, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है जी कवर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अच्छा, पर यूनिट टाइम टी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टी में टोटल टाइम आ जाएगा, और मैंने तो देखें डेल टी लिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली 0, तो मैं नीचे डेल टी लिख रहा हूं। ठीक है जी, और यहां से बेटा क्या होगा, एस की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा वी डेल टी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो
एस की वैल्यू आई है सिंपल आपने इस जगह पे जाके पुट कर देनी है, यानी कि ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है एक्सेलरेशन का, इसके अंदर आपने ये वैल्यू जाके पुट करनी है। तो जैसे ही बेटा आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट एस की जगह पे आप लिखेंगे v del t डिवाइडेड बाय r और v ओवर del t। अच्छा, del t से del t आपका खत्म हो जाएगा, जो चीज बच जाएगी वो है एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा आपका v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, शायद नीचे वाला किसी को ना, तो एक v ये बचा पड़ा है और एक v ये, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा r। तो ये एक्सेलरेशन बेटा फाइनल रिजल्ट हमारा एक्सेलरेशन, यानी कि हमने वो एक्सेलरेशन जो ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी प्रोड्यूस हुआ था, ये वाला उसका रिजल्ट जो है हमने एक सर्कुलर जब मोशन ऑब्जेक्ट शो करता है तो उसके लिए हमने रिजल्ट निकाली। अब ये एक्सेलरेशन बेटा ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता था तो हम इसको AC कह देते हैं, यानी कि ऐसा एक्सेलरेशन जो ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अच्छा, यहां तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं क्योंकि मुझे जरूरत है, बल्कि मैं इसको साफ कर देता हूं, वो शायद अभी आपको क्लियर ना हुआ हो। अच्छा जी, अब देखें कि जो नेक्स्ट चीज हमारे पास है, यानी जो एक्सेलरेशन है उसकी जो डिपेंडेंस है वो वेलोसिटी पे है और रेडियस पे है। अब इसी एक्सेलरेशन वाले रिजल्ट को यूज करते हुए बेटा आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड, अच्छा न्यूटन सेकंड लॉ क्या है जी, अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था कि F इज इक्वल टू ma। ये हमारे पास क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ होता है। अब देखिए, क्योंकि हमने न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ना है, तो यानी कि यहां पे हमारी फोर्स जनरल फोर्स नहीं होगी बल्कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है। मैस ऑफ द बॉल जो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो वही, और एक्सेलरेशन भी हमारा कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो अब बेटा सिंपल आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर जहां पे आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC नजर आ रहा होगा, आपने उसके रिजल्ट को वहां पे जाके पुट करना है। दरअसल हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मालूम करने के बाद सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फाइनल रिजल्ट या फाइनल मैथमेटिकल फॉर्म जो है मालूम करना चाह रहे हैं। तो यहां पे देखें जी कि ये FC इक्वल टू m, उसी तरह से AC की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दें v स्क्वायर ओवर r, ठीक है जी। तो ये बेटा आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ जाएगा mv स्क्वायर ओवर r। और याद रखें बेटा, ये जो रिजल्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये कौन सा रिजल्ट है, जब आप किसको कंसीडर करें, लीनियर वेलोसिटी को कंसीडर करें, यानी आपका ऑब्जेक्ट लीनियर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो आपने वहां पे सिंपली कहने का मतलब है कि जब आपको किसी भी सर्कुलर मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी दे दी जाए तो आपने ये वाला जो रिजल्ट है वो यूज करना है। यानी कि अगर आपको लीनियर वेलोसिटी की कीमत मालूम है तो आपने ये रिजल्ट यूज करने हैं। और क्योंकि एक और रिजल्ट भी आएगा वो भी मैं आपको बताता चलूं, हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ रखा है पहले से भी, तो मैं यहां पे हेडिंग दे देता हूं एंगुलर टर्म में, यानी हम इसको एंगुलर टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो एंगुलर टर्म्स में इसको लिखने के लिए बेटा आपको पता है कि हमने v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये हमारा एक पहले से आर्टिकल एक था छोटा सा, वो हमने डिस्कस कर रखा है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो जहां पे फाइनल रिजल्ट जो सेंट्रीपिटल फोर्स का आपको मिला है वहां पे v पड़ा है, v की जगह पे आपने सिंपल क्या करना है, उसकी वैल्यू को पुट कर देना है, तो आपके पास क्या चीज हासिल होती है देखते हैं जी। तो ये FC इक्वल टू हमारे पास mv स्क्वायर ओवर r था, हमने v की वैल्यू यहां पे पुट करनी है। कौन सी v की वैल्यू जी, जो कि हमने रिलेशन क्रिएट किया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, उसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया था v इज इक्वल टू r ओमेगा, उसको यूज कर रहे हैं बेटा हम। तो ये आ जाता है m और v स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा, v स्क्वायर है तो ये भी आ जाएगा r स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। ठीक है जी, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास पीछे बच जाएगा एफ सी इज इक्वल टू एम और ओमेगा स्क्वायर। तो ये बेटा आपकी वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इन टर्म ऑफ एंगुलर है। ठीक है, यानी कि जब आप एंगुलर मोशन को डिस्कस कर रहे होंगे तो उस वक्त आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फाइनल रिजल्ट है। और जब आप उसकी लीनियर मोशन यानी कि उसको देख रहे होंगे जस्ट आप बॉल की लीनियर वेलोसिटी के लिहाज से, तो आप जो है उसका वो वाला रिजल्ट जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये था बेटा इसके हवाले से सेंट्रीपिटल फोर्स के हवाले से। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, आपको रिजल्ट्स में भी पता होगा कि ओमेगा स्क्वायर यूज़ हो रहा है तो लाज़िम बात है ये एंगुलर की फॉर्म बात हो रही है, सिंपल वी यूज़ हो रहा है तो लीनियर की फॉर्म बात हो रही है। अब अगर आपको ओमेगा की वैल्यू दे दी जाए, एंगुलर वेलोसिटी बता दी जाए तो ये वाला रिजल्ट यूज़ करना है, और अगर आपको सिंपल लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू दे दी जाए तो आपने ये वाला रिजल्ट जो है यूज़ करना है। और वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो जो ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है उसके मास पे डिपेंड कर रही है, और उस कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, और उसके रेडियस पे डिपेंड कर रही है। तो ये बेटा आज का था सेंटीमीटर के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो तरीक़ाकार का आपको पता है बेटा, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, फीडबैक देते रहा करें। इससे जो है वो हमें जो आपको पहले बताया है कि बड़ा पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होता है, और ज़्यादा हार्ड वर्क से बंदा पढ़ाने की कोशिश करता है। और आप भी तवज्जो से पढ़ें, लेक्चर्स आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में हैं। ठीक है, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो तब तो वो 30 या 35 या 40 मिनट की जो क्लास होती है वो पढ़ा के चला जाता है, किसी को समझ आई है या नहीं आई, या वो दोबारा उस लेक्चर को सुनने के काबिल नहीं होती। मतलब वो जो चीज़ें होती हैं वो बस 35-40 मिनट में बोल दी सो बोल दी, उसके बाद आप जो है वो दोबारा टीचर से पूछ तो सकते हैं लेकिन सेम एज इट इज़ वो लेक्चर सुन नहीं सकते। तो ये जो है ऑनलाइन क्लासेस का एक फ़ायदा, बल्कि बहुत बड़ा फ़ायदा स्टूडेंट्स के लिए, कि वो अनलिमिटेड टाइम कोई भी प्रॉब्लम अगर उनको आर्टिकल में है तो वो बार बार इस लेक्चर को सुन सकते हैं। ठीक है, तो उनके कंसेप्ट जो हैं वो मज़ीद जो है थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनको ज़्यादा समझ आ जाती है। तो बेटा मेहनत करें, टाइम आपके पास कम है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे पढ़ाएं, और आप कोशिश करें कि अच्छा से अच्छा पढ़ें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।